Hello learners, welcome to Unfold You, your best study partner. I'm अंजू शर्मा, your chemistry mentor. और आज हम करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर which is atoms and molecules. फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था कि जो मैटर है वो हर चीज़ है जो हम आसपास देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं. अभी एक ब्रेथ में ही मैंने मिलियंस ऑफ एटम्स इनहेल कर लिए. एटम्स सबसे छोटा पार्टिकल होते हैं मैटर के. जैसे कि आप जानते हो कि जो मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स जिनको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं. ये जो एटम्स हैं अलग अलग काइंड के हो सकते हैं और ये आपस में जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफर करती हैं और उससे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर हमें ऑब्टेन होते हैं. ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनको जो अर्ली टाइम के फिलोसफर्स थे जैसे कि 500 BC में जो इंडियन फिलोसफर्स थे वो कहते थे मैटर को, वो कहते थे पदार्थ. अब ये कहते थे कि इस मैटर को अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कट किया जाए तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको हम कहेंगे परमाणु. उसी टाइम पे जो ग्रीक फिलोसफर्स थे वो भी स्टडी कर रहे थे मैटर पे और वो कहते थे कि इसका सबसे छोटा वाला जो पार्टिकल होगा उसको हम एटम कहेंगे. सोचा जाता था कि अगर हम मैटर को छोटे छोटे पीसेस में कट करते रहें तो एक टाइम आएगा जब सबसे छोटा पीस हम ऑब्टेन कर सकेंगे. लेकिन दुनिया की कोई भी नाइफ इतनी शार्प नहीं है कि वो मैटर को कट करके सबसे छोटा पार्टिकल ऑब्टेन कर सके. मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो इतना छोटा है कि वो हमें दिखाई तक नहीं देता. तो किसी नाइफ से कट करने से सबसे छोटा पार्टिकल हमें ऑब्टेन नहीं हो सकता है. Then it says if somehow we could go on dividing matter, say a gold brick as shown above, we will get smaller and smaller particles. Ultimately, we'll get the smallest particle of matter which cannot be divided any further. The smallest particle of matter will be termed atom or परमाणु. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये जब एटम्स की डिस्कवरी हुई तो ये एटम्स आपस में किस तरह से कंबाइन करते हैं, किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किस तरह से ये आपस में जॉइन करते हैं, उन सब के लिए बनाए गए लॉज. तो फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो हम करने जा रहे हैं दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड विल बी लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस एंड third will be law of multiple proportions. Law of conservation of mass ये कहता है कि आप जितना अमाउंट एटम्स का रिएक्ट करोगे आपको उतने ही प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे. It says in a chemical reaction the total mass of products is equal to total mass of reactants. आपके जितने रिएक्टेंट्स हैं आपको उतनी ही अमाउंट में प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे. जैसे कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3. अगर आप इसको हीट करते हो तो आपको डिकम्पोज होके मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका फॉर्मूला है CaCO3. इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 40 + 12 + 48 which gives you 100. तो आपने 100 ग्राम्स इसका डिकम्पोज किया था तो डिकम्पोजिशन के बाद कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा. कैल्शियम ऑक्साइड इज 40 + 16 which is 56 and carbon dioxide is 12 + 32 which gives you 44 and इसका जो सम है that is equal to 100 grams. मतलब आपने 100 grams ही यूज़ किया था पहले और उसकी डिकम्पोजिशन के बाद आपको 100 grams ही ऑब्टेन हो गया. जितना आपने लिया था आपको उतना ही मिल गया. इसका मतलब कि मास ना आपने क्रिएट किया है ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास.
Then it says mass is neither created nor destroyed in ordinary chemical and physical changes. कि ना आप मास को क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल या फिजिकल चेंजेस में. जैसे कि ये केमिकल चेंज था, केमिकल रिएक्शन था, वैसे ही फिजिकल चेंजेस में भी कोई मास डिस्ट्रॉय नहीं होता. जैसे अगर आप आइस से वाटर बनाते हो तो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर वो रहेगी आइस के फॉर्म में भी और लिक्विड के फॉर्म में भी. एंड इट मस्ट स्टार्ट एंड एंड विद द सेम अमाउंट. देन इट सेज सपोज आपके पास वुड है, आपने उसको बर्न किया, उसकी कंबशन की, तो आपको कोल मिलेगा और बहुत सारा धुआं मिलेगा. तो जितना आपने वुड यूज़ किया था उतनी ही अमाउंट, ये वुड प्लस जो फायर है दैट विल गिव यू इक्वल अमाउंट ऑफ कोल प्लस दिस स्मोक, राइट. दिस इज ऑल्सो अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल. देन इट सेज एक केमिकल रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं जब हम बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन को ऐड करेंगे सोडियम सल्फेट सोल्यूशन में, और इसमें केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट आपको ऑब्टेन होगा बेरियम सल्फेट का और सोडियम क्लोराइड आपको ऑब्टेन होंगे. मतलब बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट विल गिव यू वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट और साथ में सोडियम क्लोराइड. अब इसमें अगर आप चेक करोगे तो जो आपके पास क्वांटिटी ऑफ बेरियम क्लोराइड है वो सेम, आपको रिएक्टेंट्स की भी क्वांटिटी सेम मिलेगी और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी भी सेम मिलेगी. Now second is law of constant proportion, very important law जो आपको काफ़ी यूज़ होता है. इसका सबसे easy example है वाटर का. जैसे कि आप वाटर में करते हो, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. अब ये लॉ कहता है कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में 1:8 की रेशो में कंबाइन करेंगे वो आपको देंगे वाटर. और ये जो रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ये हमेशा यही रहेगी. जो आपका पानी है किसी भी सोर्स से लिया हुआ हो, चाहे वो रेन वाटर हो, अंडरग्राउंड वाटर हो या फिर टैप वाटर हो या सी वाटर हो, वाटर मीन्स हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपके पास 1:8 की रेशो में होना चाहिए बाय मास. So it says a chemical compound always consists of same elements combined together in the same proportion by mass. The only logical explanation of the law of chemical combination is that matter must be made up of minute unit particles which take part in chemical combination in fixed whole numbers. और ये जो whole number ratio है वाटर के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1:8 की है. सो सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अमोनिया है, ये सब कंपाउंड्स हैं और इन सब में भी जो इनकी एलिमेंट्स की रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है. देन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि सपोज आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है. अब ये कंबाइन करके अलग अलग बैलेंसिंग में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी दे सकते हैं. तो ये कहता है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके हमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें देते हैं तो उनमें जो एलिमेंटल रेशो है वो होल नंबर में होगी हमेशा. जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का है 16, राइट. और यहाँ पर ये जो रेशो है वो 12:32 होगी. ठीक है, तो मतलब अगर आप इसको कट करो इट इज़ 3:4 एंड दिस इज 3:8. सो आपस में ये दोनों जो ऑक्साइड्स हैं इसकी वो 1:2 की रेशियो से रिलेटेड है. तो एक होल नंबर रेशियो से जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो रिलेटेड होंगे. It states that if two elements form more than one compound between them, then the ratio of the masses of the second element which combine with the first element will always be the ratio of small whole number ratio. जो आपने देखा कि इसमें ऑक्सीजन की रेशियो जो थी that is
1:2। वहाँ पर जब आपने मास को कैलकुलेट किया तो आपस में ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन कर रहा है कार्बन के साथ, एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो विच इज 1:2। देन आज हमने किया ये लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। इस पार्ट में हमने ये सीखा कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और ये इतने छोटे हैं कि हमारी एक ब्रेथ में भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हम इनहेल करते हैं। उन सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम्स का नाम देते हैं। एटम्स इतने छोटे हैं कि वो पहले विजिबल नहीं थे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं था उसके बारे में। इनकी थिकनेस, अगर जैसे एक सिंगल आप बुक का एक पेज भी देखते हो तो एक बुक के पेज में जो जितनी ब्रेड्थ होती है उसमें भी मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। मतलब ये वैसे इतने छोटे होते हैं कि आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन जब ये कंबाइन करते हैं तो उसकी जो थिकनेस है उनकी, वो हमें विजिबिलिटी तक लेके आती है। मतलब वो इतने पाइल अप हो जाते हैं कि वी स्टार्ट लुकिंग एट देम एंड दे आर विजिबल टू अस, राइट। सो उसमें ये लॉज इसका हेल्प करते हैं कि किस तरह से ये एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे। ये लॉज वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे केमिकली एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, कंपाउंड्स बना सकते हैं। लेकिन इनको ये लॉज फॉलो करने होते हैं कि जितना आपके पास रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आप कोई मल्टीपल चीज़ बना रहे हो तो फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में होगी, और अगर आप किसी कंपाउंड की बात कर रहे हो तो उसमें एलिमेंट्स आपस में एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि किस तरह से डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के बारे में कोई थ्योरेटिकल बात कही थी। वैसे मैंने आपको बताया कि 500 BC से इंडियन फिलोसोफर्स और ग्रीक फिलोसोफर्स इनको डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे और इनके बारे में जानते थे ऑलरेडी, लेकिन किसी ने अपनी थ्योरी नहीं दी थी। सो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।